गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सारे के सारे? ठीक है, कुछ डिस्टरबेंस की वजह से वीडियोस नहीं बन पाए बेटा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी यहाँ पे, टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए 2 दिन। ठीक है, अब हम आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि स्कूल्स जो है वो ओपन होने वाली है 2 तारीख से, 2 अगस्त से। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं कि क्या होता है। तो जब तक हमारी स्कूल्स ओपन नहीं होती है, ठीक है, तब तक हम अपना वीडियोस कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था बेटा वो सेल वाला चैप्टर था। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो कौन सा था? सेल। ठीक है, यानी कोशिका वाला चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसके अंदर हमने सेल वॉल पढ़ लिया था। ठीक है, सेल वॉल पढ़ लिया था, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया था और साइटोप्लाज्म हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज जो है बेटा हम पढ़ने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं अंतःझिल्लिका तंत्र। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी अंतःझिल्लिका तंत्र। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, अंतःझिल्लिका तंत्र हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अंतःझिल्लिका तंत्र में वो सारे कोशिकांग आते हैं, ठीक है, जिनके कार्य एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इनमें वे कोशिकांग सम्मिलित हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिनके कार्य क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उनको किस में रखा जाता है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखा जाता है। बाकी जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, उनको इन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग आते हैं तो उनके एग्जाम्पल्स हम यहाँ लिख लेते हैं। उनके एग्जाम्पल है बेटा ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यी जालिका, अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है, फिर होता है बेटा दूसरा है गोल्जी काय। ओके, तीसरा है लाइसोसोम। ओके, और फिर रिक्तिका। तो ये 4 कोशिकांग हैं जिनको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखते हैं। क्योंकि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इसलिए रखा जाता है कि उनके चारों के जो कार्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको रखा जाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। इज दैट क्लियर बच्चों? अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःद्रव्यी जालिका। ओके, तो फर्स्ट वी हैव स्टार्ट एंड अंतःद्रव्यी जालिका। ओके, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं अंतःद्रव्यी जालिका। जिसको क्या बोला जाता है? अंतःद्रव्यी जालिका कहा जाता है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की कि इसको किसने खोजा था, तो इसको खोजा था पोर्टर ने। ठीक है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? पोर्टर ने की। इसको किसने खोजा? पोर्टर ने खोजा था। ठीक है, दूसरी चीज बात करें हम कि ये कितनी झिल्लियों के द्वारा घिरा हुआ है, तो ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ये कैसा है? एकल
झिल्ली युक्त कोशिकांग। ये कैसा कोशिकांग है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, ठीक है। और ये छोटी नलिका युक्त जालिका तंत्र है जो अंतःप्रद्रव्य जो साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है। ये क्या होते हैं? ये छोटे नलिका युक्त, ये छोटे थैली समान नलिका युक्त जालिका तंत्र है जो कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं, ठीक है। ये क्या है? थैली समान नलिका युक्त जालिका तंत्र है, ठीक है, जो कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। अब बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ठीक है, उसके 3 प्रकार हो सकते हैं, उनकी संरचना 3 प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना, ठीक है, यहीं लिख देता हूँ, ER की संरचना। तो ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला जो इसका प्रकार है वो होता है सिस्टर्नी। पहला प्रकार कौन सा है? सिस्टर्नी। दूसरा प्रकार है बेटा वेसिकल। दूसरा प्रकार कौन सा है? वेसिकल। और तीसरा जो प्रकार है वो होता है ट्यूब्यूल, यानी नलिका। नलिकाएं भी बोल सकते हो या फिर आप ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो पहला है सिस्टर्नी, दूसरा है वेसिकल्स और तीसरा है नलिकाएं। तो सिस्टर्नी जो होती है वो लंबी चपटी अशाखित होती है। अगर हम सिस्टर्नी की बात करें तो ये लंबी चपटी व अशाखित होती है, ठीक है। तो सिस्टर्नी कैसी होगी? लंबी होती है, चपटी होती है और अशाखित होती है। वेसिकल्स की बात करें तो अंडाकार होती है और झिल्ली से परिबद्ध होती है। अंडाकार व झिल्ली से परिबद्ध होती है। कैसी होती है बेटा? ये अंडाकार होती है और झिल्ली से परिबद्ध होती है। नलिकाओं की बात करें तो ये अनियमित शाखित नलिकाएं होती है। ये अनियमित शाखित नलिकाएं हैं जो झिल्ली द्वारा परिबद्ध हैं, ठीक है। तो ये कैसी होती है? अनियमित शाखित नलिकाएं हैं जो कि झिल्ली के द्वारा क्या होती है? परिबद्ध होती है, ठीक है। तो ये ER की संरचना है। हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं बेटा ना, कि डायग्राम से ये कैसे नजर आते हैं और कौन कौन से ER होते हैं वो अपन यहाँ देखते हैं। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं सबसे पहले न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। ओके, और यहां से निकलती है बेटा अंतर्द्रवी जालिका।
इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अंतर्द्रव्यी जालिका निकलती है। इन पर राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। इन पर क्या जुड़े हुए होते हैं? राइबोसोम्स। इनकी सतह पर क्या जुड़े हुए होते हैं? राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और यहीं से निकलती है बेटा ट्यूब्यूल्स यानी नलिकाएं। यहीं से क्या निकलेगी? नलिकाएं भी निकलेगी इस तरीके से। ये इस तरीके से क्या निकली हुई होती है? नलिकाएं भी निकली हुई होती है, ट्यूब्यूल्स भी निकला हुआ होता है। ठीक है ना। अब ये इसका जो अंदर का ये भरा हुआ है भाग, इसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल ल्यूमिनल, सॉरी अंदर का जो भरा हुआ है इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे? इंट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो ये अंदर वाला जो भाग है ये वाला, इसको तो अपन क्या बोलते हैं? इंट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, और ये जो बाहर वाला है, ये बाहर वाला जो है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, या फिर आप इसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। इसको हम क्या बोलेंगे? खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, RER कहा जाता है इनको। और इनको खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इनकी सतह पर क्या लगे हुए होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। तो इनकी सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन की सहायता से SCS प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनकी सतह पर क्या होंगे? 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये अधिक स्थायी संरचना है। ये कैसी है? अधिक स्थायी संरचना है, और ये सिस्टर्नी और वेसिकल से मिलकर बने होते हैं। ये सिस्टर्नी व वेसिकल से बने होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? सिस्टर्नी और वेसिकल से बने हुए होते हैं। ठीक है, और उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कि जहां पर
प्रोटीन ज़्यादा बनती है वहाँ पर पाई जाती है खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं लीवर, अग्नाशय और कलश कोशिका। लीवर, अग्नाशय व कलश कोशिका। तो ये है बेटा चिकन खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। इसकी सतह पर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन की सहायता से राइबोसोम जुड़े होते हैं 80 प्रकार के। ठीक है, अधिक स्थायी संरचना होती है। ओके, सिस्टर्नी और वेसिकल से मिलकर बनी हुई होती है और ये उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण क्या होता है, ज़्यादा होता है, जैसे कि लीवर हो गया, अग्नाशय हो गया और कलश कोशिकाएं होगी। फिर हम बात करते हैं बेटा चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका की। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और शॉर्ट में इसको कहा जाता है बेटा SER। और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में राइबोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो हम लिख सकते हैं इनकी सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। इनकी सतह पर क्या होगा, राइबोसोम जो है वो अनुपस्थित होंगे। ठीक है बेटा, दूसरी चीज कि ये कम स्थायी संरचना है, ये कम स्थायी संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट ये बने हुए होते हैं वेसिकल से और ट्यूब्यूल से। ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सॉरी ये बने होते हैं सिर्फ ट्यूब्यूल से। ये ट्यूब्यूल्स या फिर आप लिख सकते हो नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये उन कोशिकाओं में ज़्यादा पाए जाते हैं जहां पर लिपिड का संश्लेषण होता है। ठीक है, ये उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में उपस्थित होती है जिनमें लिपिड व स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण होता है। जहां पर लिपिड और स्टीरॉयड हार्मोन ज़्यादा बनते हैं वहां पर चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम इसका लें, एडिपोज टिश्यू, एडिनल कॉर्टेक्स, इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एडिपोज ऊतक। ठीक है, और लिख सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स लिख सकते हैं, एडिपोज टिश्यू लिख सकते हैं, ग्लाइकोजन संचित करने वाली लीवर कोशिका, ठीक है, इन सब के अंदर जो है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। उतारो बेटा इसको, आप यहां तक उतार लो कंप्लीटली। ओके, अब हम बेटा इसके कार्य पढ़ने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य।
क्या पढ़ने वाले हैं? इनके कार्य पढ़ेंगे बेटा वो। तो इसका जो पहला कार्य है वो है यांत्रिक आधार प्रदान करना या यांत्रिक सहारा प्रदान करना। पहला काम है यांत्रिक सहारा प्रदान करना। बेटा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के साथ मिलकर कोशिका का एंडोस्केलेटन बनाती है, यानी कोशिका का क्या बनाती है? अंतःकंकाल बनाती है। ये क्या करेगा? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये माइक्रोफिलामेंट के साथ और माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जुड़कर क्या बनाती है? कोशिका का अंतःकंकाल। कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है। ठीक है, किसके साथ जुड़ती है? माइक्रोफिलामेंट के साथ और माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जुड़कर कोशिका का अंतःकंकाल बनाएगी, यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करेगी। दूसरा कार्य बेटा ये अंतःकोशिकीय विनिमय करती है। इसके द्वारा क्या होता है? अंतः कोशिकीय विनिमय। इसके द्वारा क्या होता है? अंतःकोशिकीय विनिमय होता है। ठीक है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिकीय संवहन तंत्र बनाती है, यानी कोशिका द्रव्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों का परिवहन होता रहता है, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का जो परिवहन है वो होता रहता है। किसके द्वारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। इसलिए ये अंतःकोशिकीय विनिमय में भी सहायक होती है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें RER की, यानी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की, तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। किस में सहायक है? प्रोटीन संश्लेषण। ये किसका संश्लेषण करती है? प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। और वहीं पे अपन अगर SER की बात करें तो ये किसका संश्लेषण करती है? लिपिड का संश्लेषण करती है। और लिपिड के संश्लेषण के साथ ये स्टीरॉयड हार्मोन भी बनाती है। उसके साथ ये क्या करेगी? स्टीरॉयड हार्मोन का निर्माण भी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर RER तो क्या करती है? इसकी सतह पर RER की सतह पर क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम को ही अपन प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो RER तो प्रोटीन का संश्लेषण करेगी और SER जो है वो लिपिड का संश्लेषण करेगी और कुछ स्टीरॉयड हार्मोन का भी संश्लेषण करती है। ठीक है, फिर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये उपापचय में भी सहायक होती है बेटा, मेटाबॉलिज्म में भी सहायक होती है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कि इसके द्वारा उपापचय क्रियाओं के लिए विस्तृत सतह प्रदान की जाती है, यानी ये क्या करती है? उपापचय के लिए सतह प्रदान करती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा उपापचय भी किया जाता है। ठीक है, साथ में कोशिका विभाजन के दौरान ये केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी सहायक है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है कि जब कोशिका विभाजन होता है तो टीलोफेज अवस्था में, कौन सी अवस्था में? टीलोफेज अवस्था के अंदर वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली डेवलप होती है, तो उसका निर्माण करने में सहायक कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ में ये गोल्जी काय व लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। ये गोल्जी काय व लाइसोसोम का निर्माण करती है। तो ये क्या करती है? गोल्जी काय और लाइसोसोम भी बनाती है। तो आपसे पूछा जाए कि गोल्जी काय का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताओगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है? लाइसोसोम के निर्माण में अपन पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी काय दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है? लाइसोसोम का निर्माण करती है। दोनों किसका निर्माण करेगी? लाइसोसोम का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये जितने भी कार्य हैं वो है अंतर्द्रव्य जालिका के। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया है अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है,
अब हम कल की क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे गोल्जी काय यानी गोल्जी apparatus। ठीक है, उसको कैसे संरचना होती है, किस तरीके से उसका निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय।